डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना की तीसरी लहर का सामना अगले 2-4 सप्ताह में ही करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में महामारी से निपटने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ऐसी रिपोर्ट देकर देश को सकते में ला दिया है, क्योंकि अभी ही दूसरी लहर के चंगुल से निकलने के बाद लॉकडाउन में छूट मिलनी शुरू हुई है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी की उम्मीद बंधी है। टास्क फोर्स की चिंता का विषय कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जिसके बारे में अभी हमें यह भी पता नहीं है कि इस पर टीके का कितना असर होगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट का 7वां मामला बुधवार को मध्य प्रदेश में सामने आया है। यदि तुरंत इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो हम एक बार फिर बढ़ते संक्रमण से सामना करते दिखेंगे। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने की चिंता तो है ही, यह भी कम चिंतित होने वाली बात नहीं है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले दोगुना तेजी से संक्रमण की आशंका है। यह भी आशंका है कि इस बार करीब 10% बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। टास्क फोर्स को आशंका है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 8 लाख सक्रिय मरीज हो सकते हैं, जो दोनों लहर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होंगे। राज्य में पहली लहर में 19 लाख लोग संक्रमित हुए थे और दूसरी लहर में करीब 40 लाख। देश में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। यदि आशंका सच साबित हुई तो तीसरी लहर में 80 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ही संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण फैलने पर यह सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। लॉकडाउन में छूट के बाद पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह बाज़ारों और सड़कों पर भीड़ दिख रही है, उसने टास्क फोर्स की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र तैयारी तेज कर दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों में अभी तक कोई खास इंतज़ाम होते नहीं दिख रहे हैं। डराने वाली बात यह भी है कि आर्थिक तौर पर बदहाल हो चुके लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने लगे हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार हो गई है। महामारी के बाद प्राय अपराध में बढ़ोतरी होती है। महामारी का लंबा खिंचना नैतिक मूल्यों के पतन का बड़ा कारण बन सकता है, जो पूरे समाज को खोखला कर सकता है। मुंबई की हीरानंदानी हाउसिंग सोसाइटी में टीका लगाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी ने हमें यह सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर वे कौन हैं जो चंद रुपयों के लिए बड़ी संख्या में लोगों को मौत के मुंह में धकेलने से भी बाज नहीं आए। फर्जी टीकाकरण के इस मामले के बाद धोखाधड़ी के और भी मामले सामने आने लगे हैं। बीमारी से
तो हम निपट ही लेंगे, पर नैतिक मूल्यों के पतन से कैसे निपटेंगे? पाई पेराचेंज। भारत के संदर्भ में केंद्रीकरण और स्वायत्तता का टकराव बहुत कुछ सरकारीकरण और निजीकरण की तरह है। जैसे ही एक धारणा जोर पकड़ती है, वैसे ही दूसरी की मांग तेज हो जाती है। जैसे ही दूसरी पर भरोसा बढ़ने लगता है, वैसे ही पहली का औचित्य जोर पकड़ने लगता है। पिछले दिनों जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की वेबिनार में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का ऑडियो गड़बड़ाने लगा, तो संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता का मामला जोर से उठा। लेकिन टीकाकरण के मामले में केंद्रीकरण की मांग हुई। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्रीकरण का मामला राजनेताओं और पार्टियों की शक्ति और अहम के टकराव से जुड़ा हुआ है। वही उसके व्यावहारिक पक्ष को आकार देता है। इसके अलावा उसका एक सैद्धांतिक और संवैधानिक पक्ष भी है। अगर सहकारी संघवाद महज नारा न होता तो आज केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की वैसी स्थिति न आती जैसी आज आई हुई है या समय समय पर आती रहती है। इस टकराव में प्रशासनिक और जनकल्याण की ज़रूरतें हैं और वे सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस बारे में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी पिता बीजू पटनायक की कार्यशैली से अलग रवैया अपना रखा है। उनका कहना है कि राज्यों की आर्थिक ज़रूरतें केंद्र पर इतनी निर्भर हैं कि वे बिना केंद्रीय सहायता के खड़े ही नहीं रह सकते। विशेषकर देश के तटवर्ती राज्य ऐसे हैं जहां साल में कम से कम 2-3 बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इस तबाही से उबरने के लिए राहत और नवनिर्माण की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि उन्होंने केंद्र सरकार से एक कामकाजी रिश्ता बना रखा है और वे 5वीं बार प्रदेश पर शासन कर रहे हैं। पाई पेराचेंज। उधर पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु जैसे राज्य केंद्र के साथ टकराव की राजनीति करते हुए स्वायत्तता ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी चुनौती नज़र आ रही है। इसकी वजह साफ है कि स्वायत्तता की धारणा के परवान न चढ़ने के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और उसी के चलते पाकिस्तान भी 1971 में 2 टुकड़ों में बंटा। स्वायत्तता की इसी अवधारणा से भयभीत संविधान निर्माताओं ने संविधान में एकता और अखंडता के बहाने केंद्रीकरण की सुदृढ़ व्यवस्था की है। चारों ओर विभाजन के दंगों के बीच बैठकर संविधान बनाने वालों ने भी संघवाद के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। इसलिए यह कहना कि भारत में संघवाद की सैद्धांतिक उपस्थिति मजबूत है और व्यावहारिक उपस्थिति कमज़ोर है,
उचित नहीं है। दरअसल स्थिति उल्टी है। यहाँ सैद्धांतिक स्थिति संघवाद के पक्ष में नहीं है, उसमें संघवाद की जो भी गुंजाइश बनी है वह राजनीतिक दलों के व्यवहार और सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर आए फैसलों के कारण ही बनी है। स्टॉप।